चरथावल थाना क्षेत्र के हकीमपुरा रोड पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के हकीमपुरा रोड पर ईख के खेत से एक 14 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मृतक बच्चा समीर पुत्र ताहिर 2 दिन से लापता था, जिसकी आज ईख के खेत से लाश बरामद हुई है। मामले का पता तब चला जब एक बच्चा ईख के खेत में घास काटने के लिए पहुंचा तो उसने वहां पर बच्चे का शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना बच्चे के द्वारा डायल 100 पुलिस को दी गई। जहां मामले की सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने परिजनों को विश्वास दिलाया है कि जल्दी घटना का खुलासा होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2 दिन से लापता इस बच्चे की गुमशुदगी पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं की। एक लड़का आया था घास काटने के लिए, तो वो आके बता के गया मोहल्ले में, कहने लगे ऐसे लाश पड़ी है। और जी हम 5-4 जने थे और आए ढूंढने के लिए। उसके बाद हमने देखा भाई मोहल्ले का लड़का है, ये तो समीर नाम है उसका। और उसके बाद जब भी मैंने 100 नंबर पे कॉल की और बताया उनको ऐसी स्थिति है, और उसके बाद जब भी 100 नंबर की गाड़ी आ गई। ये मामला जो है ये परसों से मतलब गुम था लड़का है और इसकी रिपोर्ट भी कर रखी थी, तो उसके बावजूद भी मतलब इसके यार दोस्तों से पूछा तो कोई भी नहीं मतलब इसका पता लगा। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मतलब एकदम अचानक एक मतलब लड़का खेत में गया घास काटने के लिए। तो एकदम अचानक वहाँ पे उसने बच्चे का शव देखा। उसने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया। शव तो मुंदा पड़ा था जी, चोट वोट का जी इतनी अच्छी तरीके से हमने भी देखा, लेकिन जो है ना लड़का एकदम बिल्कुल इस तरह पड़ा था, बिल्कुल एकदम फेस का फेस। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो के अंतर्गत ननौता में सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने पूर्व चेयरमैन अफजाल खान के संयोजन में नगर ननौता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना को पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बधाई दी और कहा कि अगर बीजेपी पहले से ही सेना को छूट दे देती तो देश में पठानकोट सहित पुलवामा जैसे हमले न होते और न ही हमारे जवान शहीद हो पाते। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा नागनाथ तो कांग्रेस सापनाथ बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा ही देश में बंटवारे की राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कभी धर्म में तो कभी जाति में 4.5 साल में इस देश की जनता को उलझाए रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बार बार कहा है विपक्षी दलों की एक विचारधारा है जो वर्तमान में भाजपा की पूर्ण रूप से जनता विरोधी सरकार केंद्र में बैठी है। किसानों के मामले में, सहिष्णुता के मामले में, नौजवानों के रोजगार के मामले में सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकना है, किसी दल को स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन आज देश को बचाने के लिए और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी दल अपना स्वतः निर्णय करेगा, लेकिन लक्ष्य वही रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण मजबूती से लड़ने जा रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 2019 में केंद्र में सरकार स्थापित करना है और 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में भी स्थापित करना है। पुलवामा हमले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, भारत देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है, आज यह खेद की बात है कि हमारी केंद्र सरकार उनको शहीद का दर्जा देने से कतरा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के झांसी के कचहरी चौराहे पर स्थित गांधी उद्यान के पास आज भानु सहाय की अध्यक्षता में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, झांसी ललितपुर सीट से सांसद उमा भारती का पुतला फूंका गया। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा अन्य दलों के साथ मिलकर कई वर्षों से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर संघर्षरत है। पुतला दहन का यह कार्यक्रम पहले से प्रायोजित था, जिसके चलते भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की उपस्थिति में एक साथ 3 पुतलों का दहन कर दिया। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने बताया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सांसद उमा भारती ने चुनाव के समय यह आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतने के बाद बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। जब यही नेता विपक्ष में खड़े हुआ करते थे तब यह बुंदेलखंड राज्य मांगकर अपनी सहमति जताते थे। भानु सहाय ने कहा कि यह नेता सत्ता की लालच में चूर हैं और ये लोग सभी वादे भूल गए हैं और बुंदेलियों ने अपने सर पर कफन बांध लिया है। हर हाल में बुंदेलखंड राज्य का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही हम चौराहा चौराहा, गांव-गांव पर
चौपाल लगाकर जनता से उमा भारती को हराने का अनुरोध करेंगे। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का और उमा भारती का पुतला इसलिए फूका है कि इन्होंने लगातार ये आश्वासन दिया था कि 3 साल के भीतर अगर सरकार हमारी बन जाती है एनडीए की तो हम बुंदेलखंड राज बनवा देंगे। 5 साल पूरे होने आ रहे हैं, कार्रवाई प्रारंभ होना तो दूर, अभी तक जूं तक नहीं रेंगा है इनके कान पर। यही सत्ता दल के लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे तो अग्रणी पंक्ति में खड़े नजर आते थे बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए। आज इनके जवानों पे जैसे दही जम गया है। अरे सत्ता की लोलुपता ऐसी क्या कि अपनी मातृभूमि के प्यार को भी भूल जाओ। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। और बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए अब बुंदेलियों ने अपने सर पे कफन बांध लिया है। हर हाल में बुंदेलखंड हमारा सपना है, हमारी आन है, हमारी बान है और हमारी शान है। इसको हम लेकर रहेंगे। किसके पुतले फूके हैं? प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और उमा जी का। और उमा जी का पुतला ही नहीं फूका, अब हम लोग बाकायदा हर ब्लॉक पर, नगर पालिका पर, टाउन एरिया पर जाकर चौपालें लगा रहे हैं। वहाँ संकल्प दिलाएंगे लोगों से कि किसी को भी वोट दे दो, लेकिन उमा भारती को हराने का कार्य करो। उमा भारती को हराना ही हमारा मकसद है। वायुसेना द्वारा आतंकियों पर हमला कर उनसे पुलवामा का बदला लेने के बाद बागपत में जश्न का माहौल है। जगह जगह जनता बागपत में जश्न मनाकर सरकार के फैसले और आतंकवादियों से बदले पर खुशी जाहिर कर रही है। बागपत के बड़ौर, टीकरी, तोगड़ सहित आधा दर्जन गाँवों में पटाखे जलाए गए। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर आतंकवादियों पर हुई कार्रवाई की खुशी मनाई। जैसे ही गाँवों में बदले की खबर मिली तो ग्रामीण ढोल की थाप पर नाचने लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। ये जश्न उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिनकी पुलवामा हमले में मौत हो गई थी, क्योंकि मोदी सरकार ने शहीदों की शहादत को याद रखते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। परिणाम स्वरूप रात पीओके पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें सैकड़ों आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है। आतंकवादियों पर हमले की खबर जैसे ही बागपत की जनता को मिली तो लोग जश्न मनाने लगे। कहीं पर ढोल बजाकर जश्न मनाया गया तो कहीं लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। बागपत के आधा दर्जन से ज्यादा गाँवों में जश्न बदस्तूर जारी है। लोग आतंकियों पर हुए हमले से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से अब आतंकियों के आका पर सीधा हमला करने की अपेक्षा कर रहे हैं, ताकि हमारे शहीदों की शहादत जाया न जा सके और पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में माकूल जवाब मिले। देखिए, जश्न मनाने का तो दिन आज है ही। पाकिस्तान के जिन कायर आतंकवादियों ने हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया था, उससे बड़ा कायरतापूर्ण काम कैसे हो सकता है? और क्या हमारे सैनिक इसका बदला भी ना लेते? आज सैनिकों ने इतनी बहादुरी का परिचय दिया है, इससे हर भारतीय का सीना गर्व से छोड़ा हुआ है। और मैं कहता हूँ कि मोदी जी नहीं, हर भारतीय का सीना 56 इंच का है, शर्ट उतरवा कर देख लो। जनपद बागपत में एक महिला के जिंदा जलते होने की सूचना मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की जली हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अधिक जले होने के कारण महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते महिला को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। दरअसल घटना बागपत कोतवाली इलाके के खेकड़ी गाँव की है, जहाँ कुछ ग्रामीणों ने खेत में एक महिला के कराहने की आवाज सुनी, जिसके बाद पास जाकर देखा तो एक महिला जली हुई हालत में तड़प रही थी, जिसकी सूचना तत्काल डायल 100 की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को आनन फानन में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, लेकिन ज्यादा जले होने के कारण महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। महिला जनपद के ही खेकड़ी गाँव की रहने वाली है, लेकिन महिला कैसे जली ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस की माने तो मामले की तफ्तीश की जा रही है और इसके बाद ही कारणों का पता लग पाएगा। खेड़की के पास खेतों में सूचना है कि किसी महिला ने आग लगा ली। इस पे 100 डायल हमारी गई और ला कर के उसने यहाँ भर्ती करा दी। वही उससे पूछताछ की जा रही है, बाकी जांच की जा रही है। आगे जैसा भी होगा उससे कार्रवाई की जाएगी। जम्मू के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने हमले के 12 दिन के अंदर ही आज सुबह पाकिस्तान में घुसकर बमबारी कर आतंकियों के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले में 400 से ज्यादा आतंकियों के मरने की संभावनाएं जताई जा रही है। जैसे ही पाकिस्तान पर हमले की खबर मीडिया पर पहुंची तो पूरे भारत में जश्न का माहौल बन गया। जैसे 12 दिन पहले पुलवामा हमले के बाद भारत शोक में डूब गया था, वैसे ही पाकिस्तान पर हमले के
बाद आज पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हिंदू संगठनों द्वारा जमकर जश्न मनाया गया, जिसमें सभी संगठनों ने नारेबाजी की और मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी कर पाकिस्तान पर हुए हमले का जश्न मनाया। हिंदुवादी नेताओं ने बताया कि जैसे हम पिछले दिनों दुख में थे, आज इस हमले के बाद पूरे मुजफ्फरनगर में जश्न का माहौल है। आज मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया है। सभी हिंदू संगठनों ने हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले शिव चौक पर आतिशबाजी कर, मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय सेना का हौसला अफजाई की है। उन्होंने जो रात पाकिस्तान पर कार्रवाई की है, आतंकी हमलों का, आतंकियों पर जो हमला किया है, उनके ठिकानों को जो नष्ट किया है, उसकी खुशी हमने मनाई है। और खुशी मनाने के साथ साथ मिठाई बांटकर अपना खुशी का इजहार किया है और साथ ही संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय सेना को, तन मन धन से हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक आपके साथ है और हम आगे भी आपके इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। अभी तो मात्र आतंकी ठिकानों का नाश हुआ है, हमें भारतवासियों को आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप आतंक का नामो निशान जड़ से मिटाकर रहेंगे। आप जो 56 इंच का जो आपको जो प्रधानमंत्री कहा जाता है, 56 इंच का जो सीने वाला प्रधानमंत्री आपको कहा जाता है, आप उस पर अपने जो है बरकरार रहेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जो 56 इंच का प्रधानमंत्री कर सकता है वो किस प्रकार की कार्रवाई करता है और कैसे कार्रवाई करता है। फरीदाबाद में नगर निगम के पीले पंजे ने आज दर्जन भर अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग को तहस नहस करके रख दिया। नेशनल हाईवे नंबर 2 पर बल्लभगढ़ में शहनाई गार्डन के बराबर में चल रहे अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों पर नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की। यह नजारा अवैध रूप से बिना नक्शे के बन रहे मकानों और प्लॉटिंग का है। तोड़फोड़ का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी पहले तो उनसे मोटी रकम की मांग करते हैं और जब नहीं मिलती तो उनके आशियाने को तोड़ देते हैं। इस मामले में मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी रोहताश बिश्नोई ने बताया कि जिनके टूटते हैं वह इस तरह के आरोप लगाते हैं। नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रही है और अवैध निर्माण पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। बल्लभगढ़ में जमकर तोड़फोड़ की गई। हमारे साथ देखो सब तोड़फोड़ कर दिया, अमीर का तो तोड़ना रहे, हमारी जैसे को तोड़ रहे हैं। एसडीओ साहब 1 लाख रुपया ले रखे मेरे से, अब बोला कि मैं बचा लूंगा और उसने फिर कुछ नहीं करा, सामने आके तोड़वा दिया एसडीओ साहब ने मेरा। एसडीओ साहब बोला 1 लाख दे दो, हम तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मैं 1 लाख रुपया दिया मैं एसडीओ साहब के हाथ में, फिर भी तोड़ दिए। एसडीओ साहब आए हुए हमारे सामने तोड़ रहे, कह रहे भैया ऊपर से कमिश्नर साहब आए हुए तो मैं क्या करूं? कमिश्नर साहब को तुमने दिए नहीं, अभी 5 लाख दे देता कमिश्नर साहब को तो नहीं टूटता घर तुम्हारे। और नहीं किसी को तोड़ रहे, खाली हमारे 1 लाख दिए तो 5 लाख दो, 1 लाख रुपया नहीं 5 लाख दो तब नहीं टूटेगा। मेरे साथ में हुआ, मेरा मकान मेरा तोड़ दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किराया पर रह रहा, मेरे को मकान भी ना दे रहा। मैं बना रखे 2-4 पैसा करते, मेरा आदमी मजदूरी काम करते, पूछ लो सारे के, पूछ लो जितने हैं। और मेरा मकान सारे तोड़ दिया, हरिया बर्तन सब चीज जितने रखे हुए सारे तोड़ दिए। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे बता? इसके तो किसी का तो नुकसान ना करे, मेरे नुकसान कर रहे हैं। कहाँ तोड़ा? देखिए मेरे सामने खड़े हैं, ये बाउंड्री पड़ा रखे, अंदर काम कर रहा। पैसे मांगे, दिए तो पैसे, मेरा आदमी तो बोल दिए पैसे 1 लाख रुपया। अभी पुलिस ने धक्का दे रहा, हर चीज का मेरा आदमी पर हाथ उठाया, हम लोग पर हाथ उठा रहा पुलिस ने। 4 लाख और मांगे तो कहाँ से देंगे हम गरीब आदमी? 1-1 रुपया करके तो हम जोड़ रहे हैं अपने बाल बच्चे से लेके, बना घर तोड़ रहे हैं, तोड़ के जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? प्लॉट वाले से पकड़िए, प्लॉट वाला से पैसा मांगे, हमसे कहाँ देंगे गरीब आदमी? आपके पास एग्रीमेंट है, पक्का एग्रीमेंट करा रखे हैं, हम भी तोड़ रहे हैं, उसे बावजूद तोड़ रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 23 स्थित बीपी मॉडर्न स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर न केवल छात्र छात्राएं बल्कि विद्यालय के चेयरमैन एवं उनके परिजन भी जमकर झूमे और नाचे। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के मॉडर्न बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की विदाई समारोह आयोजन का है, जिसमें 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल की विदाई पार्टी दी और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की, जहाँ बच्चों ने अपने स्कूल और टीचरों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और अपने स्कूल में अपने बीते हुए समय को याद कर उनकी आंखें नम हो गई। और इस आयोजन में हाल ही में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर एक नाटक की प्रस्तुति भी दी गई और सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस आयोजन में अध्यापकों ने बच्चों के साथ मिलकर मौज मस्ती की और उनके सुंदर भविष्य की कामना की। इस दौरान बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया।
शामली जनपद में भी जगह जगह सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाया गया है। आज सुबह हुए पाकिस्तान LOC पर वायुसेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक में 200 से 300 आतंकी मारे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद से ही शामली जनपद के भिन्न भिन्न स्थानों पर जश्न का माहौल है और लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर दुश्मनों को पराजित करने पर बधाई भी दी। शामली शहर के मील रोड पर सैकड़ों व्यापारियों ने आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर दुश्मनों की हार का जश्न मनाया और साथ ही व्यापारियों ने PM नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। वहीं सभी व्यापारियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए और PM नरेंद्र मोदी से इसी तरह दुश्मनों को मार गिराने व लगातार इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने की अपील की है। आज आतिशबाजी जो की गई है वो एक खुशी का माहौल है। अभी हमने दुख झेला है, ऐसा दुख हमने अपने 45 नौजवान खोए हैं। अभी तक तो 300 का जवाब आया है, अभी तो 3 लाख का भी जवाब आएगा। ये आतिशबाजी है हुई है, अभी आतिशबाजी तो पाकिस्तान में होनी बाकी है। अभी सुबह हुई, अब पूरे साल आतिशबाजी होगी वहां पर पाकिस्तान में। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सिटी सर्किल के समस्त थाना प्रभारियों, हमराही व PAC पर जो पुलिस लाइन में कैंप किए हुए हैं उनको दंगा नियंत्रण उपकरण का अभ्यास, जहां SSP द्वारा टीयर गैस गन, एंटी राइट गन, पंप एक्शन गन, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा और सील के महत्व को समझाया गया। इस दौरान एंटी राइट गन से फायर भी किए गए ताकि दंगा होने के समय त्वरित कार्रवाई करते हुए दंगा नियंत्रण किया जा सके। पुलिस लाइन के अंतर्गत एंटी राइट इक्विपमेंट्स का और एंटी राइट ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया है। इसमें शहर क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों को, प्रभारी निरीक्षकों को और PAC जो हमारे यहाँ जो जनपद में कैंप किए हुए हैं इन सबको बुलाया गया है और इनको एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, पंप एक्शन गन, इसके अतिरिक्त जो बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा और शील्ड के महत्व समझाया गया है और लाइव जो एंटी राइट गन को फायरिंग भी कराया गया था, जिसको लेके मतलब प्रैक्टिस को लेके हम लोग ने ध्यान दिया है। सभी इंस्पेक्टर, SOs और उनके हमराहीगण और अन्य जो लोग हैं जो सबसे पहले रिस्पॉन्डर होते हैं जो राइट सिचुएशन में, उनको अपने एंटी राइट इक्विपमेंट हैंडल करने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए किया गया है। लगातार ये आगे भी करते रहेंगे ताकि दंगा जैसे सिचुएशन में तत्काल त्वरित कार्रवाई करें और दंगा को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत अनिवार्य रूप से कराया जा रहा है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के लकीरपुरा गली नंबर 23 में मारपीट को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ गोलियां चली है। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 युवकों पर गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला मारपीट का बताया जा रहा है। पूर्व में हुई मारपीट को लेकर आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को घर पर बुलाया था और फैसले की बात कही। वहीं इस फैसले के दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना हो गया कि आरोपी पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर गोलियों से हमला बोल दिया। वहीं गोली लगने से एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ SPC टीम व CO और कोतवाल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सलमान ने तीनों ने फोन करा था, उनका मम्मी यहाँ भेज दो जरा सी देर पूछ है। मैंने कहा तो गाँव गया, उनका नहीं यही आएगा बाहर खड़ा, फोन करके बुला लिया इसे। किस चीज का फैसला था, क्यों बुलाया था? कोई लड़ाई हो गई थी गली में। अच्छा, फैसला करवा दे भैया, बुला लिया फिर क्या? वहीं पे हाथापाई हो गई, एकदम गोली चला दी फैसले के मारे बुला के। भैया एक किसके ही लगी है, उसके दूसरे के भी पता नहीं क्या है। इसमें 2 पक्ष हैं, शाहरुख और महराज। ये दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उनको किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था। आज गली नंबर 18 में बैठे थे। इसमें फायरिंग हुई है जिसमें शाहरुख और दिलशाद को गोली लगी है और हम लोग इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें 2 लोग घायल हैं। एक तीसरा जो अभियुक्त है वो भी अपने आप को घायल बता रहा है। तो इसमें एक की उसकी गिरफ्तारी हुई है और शेष 2 नाम और बता रहे हैं। उनकी हम दबिश देकर शीघ्र गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो उसकी माँ ही बता रही कि इनका जो एक दिलशाद जो घायल है, इनका और जो महराज के किसी बात की लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसमें आपस में लोग बैठे थे, उसी में कहीं फायरिंग वायरिंग हुई है। तो उसमें मुख्य अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है।
मेरठ में हत्याकांड के गवाह की हत्या करने की कोशिश करना या उनको मार देना अब आम बात हो चुकी है, जहां एक बार फिर एक अधिवक्ता की हत्या के चश्मदीद गवाह उसकी पत्नी को जान से मारने की कोशिश में उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। गनीमत रही कि गोलियां महिला को नहीं लगी और उसकी जान बच गई। पूरा मामला मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के मोहल्ला घोसियान का है। दरअसल 3 माह पूर्व इमरान नाम के अधिवक्ता की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसी की पत्नी आयशा चश्मदीद गवाह थी। अधिवक्ता की हत्या में कुल 11 लोगों को दोषी पाया गया था, जिसमें से कई लोग जेल जा चुके हैं, जबकि कई लोग अभी भी फरार हैं। पीड़िता की माने तो पुलिस ने फरार आरोपियों के ऊपर 15,000 रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया है। बावजूद इसके अपराधी लगातार महिला को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और मुकदमा वापस लेने को धमकाते हैं। लेकिन रात एक बार फिर बाइक सवार उन्हीं बदमाशों ने आयशा के घर पर पहुंचकर उसके ऊपर फायर झोंक दिया। कई राउंड गोलियां चलाकर बदमाश फरार हो गए, जबकि महिला को गोली नहीं लगी और वह बाल बाल बच गई। आयशा की माने तो आरोपीगण लगातार मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कई बार पहले भी हमला कर चुके हैं, लेकिन उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। सवाल यह भी उठता है कि एक अधिवक्ता की हत्या के बाद उसी के आरोपी आज भी कैसे खुले घूम रहे हैं और कैसे गवाह पर हमला कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी मेरठ के इसी थाना क्षेत्र में गवाहों की हत्या की जा चुकी है। बाकायदा पूर्व में गवाहों को सिक्योरिटी के तौर पर पुलिस कर्मी भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी हत्या हो गई। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या मेरठ पुलिस अधिवक्ता के आरोपियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। और मेरे घर पे अभी थोड़ी सी देर पहले मैं पानी भर रही थी, पानी भरते भरते 2 मोटरसाइकिल पाए और एकदम फायर करनी शुरू कर दिया। तू फैसला नहीं होने दे रही, तुझे और तेरे परिवार को अभी निपटावेंगे। किस बात का फैसला मान? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने खुद घर में कत्ल करा था उन्होंने। हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। 100 नंबर पे भी हमारा फोन नहीं मिल रहा, थाने वाले हमें कुछ भी नहीं समझ रहे। मार जाएंगे बिल्कुल ही। और अभी हमें 22 तारीख की तारीख थी, उस दिन भी हमारे पीछे मोटरसाइकिल आगे पीछे थी, उस दिन भी हम बचे। देखिए, थाना सरधना के घोसियाना मोहल्ले में एक आयशा जी रहती हैं, जिनके पति की अभी थोड़े दिन पहले हत्या हो गई थी। आज उन्होंने ऐसी सूचना दी है कि उन पर गोली चलाई गई है। एसओ सरधना मौके पर गए हैं, उनको आदेश दिए गए हैं कि फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सीन का रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए तथा देखा जाए कि क्या मामला है। इस पर आगे की जांच मिलते ही और अधिक जानकारी दी जाएगी। जनपद ललितपुर के तहसील मडावरा के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूली छात्र छात्रा को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की पूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही विद्यालय में एल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को खिलाई गई और कृमि संक्रमण रोगों से बचने के आसान उपाय भी बताने के उपरांत अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला 10 अगस्त को और दूसरा 10 फरवरी। लेकिन किन्हीं कारणवश इस बार 10 फरवरी को यह नहीं मनाया जा सका और 25 फरवरी को मनाया गया है। छात्र छात्राओं के परिवारों को भी इस दवा का सेवन करने का संदेश सीएससी प्रभारी विशाल पाठक ने दिया। तहसीलदार सौरभ पांडे ने स्कूली छात्र छात्राओं को स्वच्छ रहने के उपाय बताए और शौचालय का उपयोग करना कितना अनिवार्य है तहसीलदार व सीएससी प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया। बिजली की चिंगारी से किसान के गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। किसानों ने फोन पर पुलिस को सूचना दी। गन्ने के खेत में आग लगने की सूचना पर आनन फानन में पुलिस मौके पर दौड़ पड़ी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के पड़ोसी किसानों ने मिलकर गन्ने के खेत में लगी आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से किसान की 2 बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसान के गन्ने में खेत में लगी अचानक आग को देखकर आसपास खेत में काम कर रहे किसान खेत की तरफ दौड़ पड़े और आग बुझाने के लिए काफी प्रयास किए। दरअसल मामला जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद क्षेत्र के जंगल का बताया जा रहा है, जहां पर किसान रवि के खेत में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, तभी आनंद फानन में पुलिस भी मौके पर दौड़ पड़ी और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। लेकिन आसपास के लोगों ने मशक्कत करते हुए जल्द ही आग पर काबू पा लिया। लेकिन किसान की लगभग 2 बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसान के खेत में काम करने वाले सतपाल का कहना है कि अचानक चिंगारी उठने के बाद खेत में आग लग गई, जिससे उसकी 2 बीघा गन्ने की फसल जल गई है, जिससे उसका 50,000 रुपए का नुकसान भी हुआ है। किसान जो है पताई इसके खेत में पड़ी थी, पत्ती उसे जला रहे थे, जलाने में थोड़ी सी लापरवाही हो गई है, उससे बाकी खेत में आग लग गई। पुलिस को सूचना आई, पुलिस ने जो है फायर सर्विस को सूचना दी है, लेकिन पहले ही आग पे काबू पा लिया गया है। जो नुकसान हुआ है वो ये चिंगारी से लगी, पता नहीं कैसे लगी, एकदम आग डीग उभरती चली गई। ईख की तरफ से एकदम आग ईख में लगी, पत्ती में कहीं आग नहीं थी। पत्ती तो फिर हटाने की जो शुरू करी जब आग लगी इसमें।
तो 2 बीघे के करीब एक फूक गया। मंगलवार को लखनऊ से लौट रहे जसवंत सैनी पिछड़े वर्ग के उपाध्यक्ष का पानीपत खटीमा राजमार्ग स्थित निरीक्षण भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि काफी समय से पिछड़ों पर राजनीति करने वालों ने न तो कभी पिछड़ा आयोग की बात की और न ही इसे संवैधानिक अधिकार दिए, जबकि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को SC ST की तरह अधिकार देने के लिए पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। यह आयोग पिछड़े वर्ग को जहां न्याय दिलाने में मददगार सिद्ध हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही यह वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। पार्टी की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं यहाँ से आया था, सब लोगों ने स्वागत किया और पार्टी की जो मंशा है उसके अनुरूप जो भी जिम्मेदारी दी गई उसको ठीकता से निभाया जाएगा और आने वाले समय में देश के अंदर फिर से मोदी जी की सरकार बने। आज मोदी जी ने पूरे दुनिया को दिखा दिया उनमें कितना दम है। आतंकवादियों की सफाई के लिए रात ऑपरेशन किया था, उसमें आतंकवादियों को उनके मंसूबों को ध्वस्त किया गया और देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की आर्थिक स्थिति सबको मजबूत करने का काम इस देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं। दोबारा से फिर मोदी प्रधानमंत्री बने, इसी के लिए हम सबको लगे। जब पिछड़ा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, आप पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए क्या हो योजना? पिछड़े समाज को तो जोड़ने का हम अभियान पहले से चला ही रहे। पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ भी उत्पीड़न घटना ना हो और अभी उस पूरे मैनुअल का अध्ययन करके जो भी उसमें हम पिछड़े वर्ग के लिए कर सकते हैं करेंगे।